नमस्ते दोस्तों। शुक्रवार की शाम और हम आज फिर हाजिर हैं आपके इस प्रिय कार्यक्रम डियर साहित्यकार में अपने एक नए और बहुत खास मेहमान के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं हिंदी के जाने माने लेखक। वे कथाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, ब्लॉगर हैं और उनके दो उपन्यासों ने पिछले दिनों साहित्य की दुनिया में बड़ी धूम मचाई है। हमारे आज के मेहमान हैं श्री नवीन चौधरी। नवीन जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के रुद्रपुर गांव में 31 जुलाई 1978 को हुआ। हमारे लिए एक अतिरिक्त खुशी की बात यह है कि नवीन जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में एमए किया। इन्होंने एमबीए भी किया। नवीन जी ने जीवन में बहुत लंबा समय मार्केटिंग के क्षेत्र में, प्रकाशन की मार्केटिंग के क्षेत्र में बिताया है। मैं नवीन जी को आपके सम्मुख लाऊं उससे पहले उन पर तैयार किया गया एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार नवीन। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए भी खुशी हो रही है कि जयपुर आपका भी शहर है। इसलिए भी खुशी हो रही है कि आपके जिन दो उपन्यासों पर हमें आज चर्चा करनी है उन उपन्यासों में जयपुर भरपूर है। लेकिन हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले आज का जो खास दिन है, होली का दिन, उसकी मैं आपकी और अपनी तरफ से अपने सारे दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद सर, आपको बहुत शुभकामनाएं होली। थैंक यू। नवीन, आपके ये दोनों उपन्यास मैंने, आप जानते हैं, वो बहुत रुचिपूर्वक पढ़े हैं और जैसे ही ये आए, बल्कि दूसरे उपन्यास का तो मुझे इंतजार था, आते ही मैंने इनको पढ़ा। आपकी बैकग्राउंड से भी मैं परिचित हूं। मेरे मन में पहला सवाल ये आ रहा है कि हम लोग, खासतौर से हम हिंदी वाले, मैं हिंदी वाला हूं, हम लोग ये ईर्ष्या करते हैं कि अंग्रेजी के लेखक का सम्मान हिंदी के लेखक से ज्यादा है, सम्मान भी और उसकी उपलब्धियां भी। आप तो खुद इस दुनिया में रहे हैं, तो आपने अपने
कथा साहित्य के लेखन के लिए हिंदी को क्यों चुना? तो कई चीजें हम जब हिंदी और अंग्रेजी की सारी बहस हो जाती है तो मूल रूप से मुझे आज अभी भी लगता है कि अंग्रेजी हमारे लिए जो है नौकरी की भाषा रह गई। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, इंग्लिश की दुनिया में काम करना, इस सब चीजों में अंग्रेजी जो है वो एक मशीनी भाषा मेरे लिए रह गई, वो काम की भाषा हो गई। लेकिन जब मुझे किसी भावना को दिखाना है, मेरे को अभी जो सपने आते हैं, वो सपने जो है वो हिंदी में ही आते हैं। वो सपने कभी अंग्रेजी में नहीं आए मेरे। सपने हिंदी में वाह! आते हैं, उससे तो बात हिंदी में होती है। जब दिल की बात करनी होती है तो अंग्रेजी में बात नहीं होती है। अंग्रेजी में जब भी बात करता हूँ, कुछ सेंटेंस बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मशीनी है, उस मशीनी उसमें तो अपने लोगों से जुड़ने की बात और वो जो अपने भाव है, उन भावों को हिंदी में व्यक्त करने का जो मजा है वो अंग्रेजी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि मैं हिंदी में इसको लिखना चाहता था, क्योंकि स्थानीयता से आप पिछड़ा से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार में है, राजस्थान में, कुछ शब्द आप एक वहां पे होंगे, लेकिन बहुत से शब्दों को आपको कह दीजिए, आपको पूरा अर्थ नहीं है, लेकिन आदमी जो है उसका अर्थ वाक्य का निकाल लेगा। आप उसको अंग्रेजी में आप कैसे करेंगे? तो कई भाव जो होते हैं, कई स्थानीय शब्द होते हैं, स्थानीय शब्द का जब इस्तेमाल किया जाता है, अपनेपन का भाव भी होता है, अपनेपन के भाव के साथ वो हिंदी भाषा पर जगह का समझ जाता है, अगर वो किसी एक राज्य के साथ। तो बस उस भाव को जिंदा रखने के लिए मुझे लगा कि मैं हिंदी के साथ ही रहूं। बहुत अच्छी बात है। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है और ये मुझे लगता है कि इस जिज्ञासा का समाधान आप ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं और लोकप्रिय लेखन कर रहे हैं अंग्रेजी के कारण, जो बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं, क्या उनके सामने ये संकट नहीं रहा होगा? मुझे लगता है उनको शायद इतनी दिक्कत ना होने का एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी का जो डिवाइड की हम बात करते हैं, तो देश का एक तबका जो है जो कि अंग्रेजी दाम बचपन से रहा, जहाँ बच्चे को जो है दातुन करने की जगह ब्रश करने सिखाया गया, जहाँ उसने जो है प्रणाम की जगह हेलो हाय सीखा है। तो ये कल्चरल डिफरेंस है। हम लोग जो मध्यम वर्गीय और एक मध्यम वर्गीय तबका जो मेट्रो में नहीं रहा, टीयर 2 टीयर 3 शहरों में रहा है, हम लोग जो है वो जो सपने देखने की बात मैंने की वो हिंदी के साथ ही रही है। तो वो जो भाव की बात है, हमारे वो भाव बचपन किसी तरह से घूमे और हमने अंग्रेजी को उसके बाद एक भाषा की तरह आत्मसात किया कि हमारा काम है। अंग्रेजी के जो लेखक हैं, इनमें से बहुतों के साथ अगर आप देखें तो इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपको बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे जो हम लोगों की तरह हैं। या तो वो किसी कॉन्वेंट के साथ हैं, किसी ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर कि अंग्रेजी का प्रभाव बचपन से ही रहा है, जहाँ प्रणाम की जगह गुड मॉर्निंग रहा है, नमस्ते नहीं हुआ है। तो उस माहौल के साथ में तो जो मेरी समस्या है कि हिंदी मेरी अंग्रेजी मेरी जो काम की भाषा है, हिंदी उनके लिए जो अपने ड्राइवर से और नौकर से काम बात करने की भाषा रहती है, हिंदी उनके लिए जो है उनका परिवेश भी पूरा अंग्रेजी का है। तो ये बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि होगा कि अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में उस तरीके से रहे। उनकी दुनिया भी अगर आप देखें तो उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। छात्र राजनीति तो मैंने अंग्रेजी की एक किताब सुदीप नगर की थी। तो सुदीप नागरकर की राजनीति जो है राजस्थान या मध्य प्रदेश या नागपुर जैसे शहरों से नहीं आती है। वो दिल्ली की बात करते हैं, जेएनयू या डीयू की बात करते हैं, तो उनका सेगमेंट भी वही रह गया है, वो हमारे परिवेश में नहीं आता है। ये आपने सही कहा और ये आपके इन दोनों उपन्यासों को पढ़ते हुए मुझे भी लगा, मैं ये सोच भी रहा था कि अगर इन उपन्यासों को मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा होता तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी जिंदगी के बीच में रह रहा हूँ? शायद नहीं लगता। और आपने जो बात कही वो बात सुनते हुए मुझे एक बात अपनी भी ध्यान में आ रही थी कि मैं अगर किसी अंग्रेजी किताब को पढ़ता हूँ तो मन ही मन उसका हिंदी अनुवाद करते हुए ही चलता हूँ, इसी तरह मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये शायद हम सब लोगों की जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी वाली रही है, ये स्थिति है। लेकिन भाषा वाले इस प्रश्न से मैं आगे निकलूं उससे पहले एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा आपसे। बहुत आत्मीयता से बात कर पा रहा हूं मैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये आज़ादी ले सकता हूं कि ये सवाल आपसे पूछ लूं। पिछले दिनों एक अंग्रेजी के बड़े लोकप्रिय लेखक से यहाँ जयपुर में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके जो कथानक और विषय वस्तु है वो तो पूरी तरह हिंदी वाली है, आपने इन सब चीज़ों को अंग्रेजी में क्यों लिखा? उनका जवाब बड़ा अच्छा था। किसी एक बड़े उच्च वर्गीय इवेंट में वो यहाँ आए हुए थे कि देखिए, अगर मैंने हिंदी में लिखा होता तो क्या आप मुझे यहाँ पाते? क्या हिंदी में लिखकर आपको भी कभी ऐसी कोई अनुभूति हुई? हाँ सर, ये
फ़र्क हमेशा नज़र आता है, क्योंकि मैं जब मिलने जाता हूँ, मैं बहुत सारे इवेंट्स में गया, मेरे को ये मेरी खुशनसीबी रही कि मुझे प्रायः अधिकतर बड़े इवेंट्स में बुलाया गया। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के बाद ये महसूस हमेशा होता रहा कि जब ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट में एकदम से फ़र्क नज़र आ जाता है आपको। तो अंग्रेज़ी का एक है जिसके जितना सबसे बड़े हमसे जो है भाषा हमारी तुलना में ज़्यादा है, थोड़ा-सा भाव अधिक मिल जाता है, हमारे यहाँ वो चीज़ थोड़ी-सी कम हो जाती है। और उसका मैं संभवतः एक कारण को देखता हूँ, वो कारण घूम फिर के वही जो मार्केट की हम बात करते हैं। इन इवेंट्स के स्पॉन्सर कौन है? इवेंट के स्पॉन्सर्स कॉर्पोरेट। अगर आप उस कॉर्पोरेट की दृष्टि से आप चीज़ों को देखते हैं, तो कॉर्पोरेट के लोग जो हैं, ये कॉर्पोरेट के लोग भी प्रायः वो अंग्रेज़ी का के साथ ही आते हैं, उनका माइंडसेट भी ऐसा बन चुका होता है कि अंग्रेज़ी के अगर आ रहे हैं लेखक तो क्या हम इसको स्पॉन्सर करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे हो जाता है कि वो हिंदी और अंग्रेज़ी की तो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। अब चलिए हम सीधे आपके उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपका एक संवाद देख रहा था लल्लन टॉप के साथ, सौरभ के साथ। वहाँ आपने जनता स्टोर लिखने की कहानी सुनाई है। वो कहानी मुझे बहुत रोचक लगी और मैं इस लालच को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी वो कहानी सुना दें। तो जनता स्टोर जो है ये कैसे लिखी जाए, ये मतलब लिखने का मेरा कभी शौक नहीं था। कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं है, अक्सर मैंने जितने लेखकों को देखा प्रायः बचपन से कुछ लिखने पढ़ने का बड़ा शौक होता था। मुझे ये हम बहुत देर से लगा। और चंडीगढ़ में क्या हुआ कि जब मैं चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा था, तो वहाँ पे दैनिक भास्कर की ब्रांडिंग टीम में था। वही एक फ़ोटोग्राफ़ी का शौक लगा। तो मुझे जो है उस जगह पर एक लड़का मिला जिसने मुझे कभी-कभी मैं किस्से सुनाया करता था राजनीति के। तो उसने मुझे कहा कि भैया इसको आप लिखते क्यों नहीं? तो लिखते क्यों नहीं कि मुझे कैसे लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए? तो उसने कहा ब्लॉग बनाते हैं, तो मुझे डोमेन बना के दिया। उस डोमेन से जब मैंने लिखना शुरू किया, तो शुरुआती दौर जो था मेरा वो ऐसा था कि जब आप लिखना लगते हैं तो आप अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत गंभीरता से लिया और मैं चूँकि हिंदी जो है जानता हूँ, मेरे पिताजी संस्कृत के प्रोफ़ेसर हैं, तो शब्दों के साथ, वो तत्सम शब्दों से भी मेरा परिचय बहुत अच्छा है। तो मैंने लिखना जो है उस हिसाब से शुरू किया कि एकदम क्लिष्ट हिंदी में हो और कैसे वाक्य जो है एकदम गंभीर वाले वाक्य बनाए जाएँ। लेकिन उसी पीरियड में जब मैं घूमता एडिटोरियल के साथ काम करता था, तो कमलेश सिंह जी थे, उनके साथ में जब टूर वगैरह में जाया करता था, तो वो प्रायः लोगों को कहते थे कि आप किसको पढ़ाना चाहते हैं, ये सोचो। अखबार जो है वो आमजन की भाषा है, तो क्या आप चाहते हैं कि आमजन तक पहुँचे, क्या वैसी भाषा है? एडिटर्स ने इसको कितना ग्रहण किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसको ग्रहण कर लिया। मुझे ये पता था कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या मैं सरल भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी बीच में एक बार मेरे बॉस ने आइडिया दिया और वहाँ से मैंने ब्लॉग को जो है चेंज करना, अपनी भाषा को चेंज किया और कोशिश की कि जितनी सरल भाषा, थोड़ा बहुत इसमें हास्य आ जाए और इनको जोड़ते हुए करूँ। और यहाँ से जो ब्लॉग है मेरा ये पढ़ना शुरू हुआ और 2009 से मैंने शुरू किया था। मैं समझता हूँ 14 के आस-पास, 13-14 का समय ऐसा था जब अन्ना आंदोलन था, उस समय मेरा ब्लॉग एकदम से काफ़ी पीक पर गया। अन्ना आंदोलन के समय काफ़ी व्यंग्य लिखने की अपॉर्च्युनिटी थी। वहाँ से लगा कि शायद किताब लिखी जा सकती है, विषय क्या हो? छात्र राजनीति था एक विषय जो कि मैंने जिया हुआ भी है उसको राजस्थान विश्वविद्यालय में। लेकिन छात्र राजनीति को लिखते वक़्त और ये लेखक के तौर पे अगर कोई यहाँ पे दर्शक कहते हैं कि आगे लिखना चाहते हैं पहली किताब और अगर अपने आस-पास की ज़िंदगी से लिखना चाहते हैं, तो ये जो मैंने सीखा ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने जनता स्टोर लिखना शुरू किया था, तो जनता स्टोर लिखते हुए मुझे ये कहानी के अंदर मैं था। और जब तक मैं उस कहानी में था, ये कहानी इतनी बोरिंग थी, जब वो कहानी बन के पूरी हुई कि मैं खुद पढ़ते हुए उसको सो गया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कहानी को मेरी दृष्टि से दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ मेरी ही दृष्टि है और उसमें सामाजिक दृष्टि क्या वाक़ई है, क्या मेरे अपने बायस बहुत सारे उसमें आ गए और उस किताब के विचार को छोड़ दिया गया। इस बीच में 2016 में जेएनयू की घटना होती है और जेएनयू की घटना का जब मैं ज़िक्र करता हूँ, तो अक्सर लोग जेएनयू सुनते ही कई सारे विचार उनके अलग-अलग विचारधारा के लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं और मैं ये निवेदन करूँगा कि आप विचारधारा की बात को छोड़ दीजिए यहाँ पर। यहाँ मैं सिर्फ छात्र राजनीति की बात करूँगा। जब छात्र राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो वो निश्चित तौर पे एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम के पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारी चाल चलते हैं। आप किसी भी तरह से सोच लीजिए, आप सोच लीजिए कि सत्तारूढ़ पार्टी ने किया, आप सोच लीजिए कि विरोधियों ने किया, जिसने भी किया। लेकिन इसमें छात्रों का साथ है कि पीछे एक बड़ी राजनीति काम करती है, जिसने भी। और ये जो चीज़ है, ये दुनिया प्रायः लोगों को नहीं दिखती। और ये मोमेंट था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं छात्र राजनीति में असल में दिखाना क्या चाहता हूँ।
छात्र राजनीति में एक छात्र जब पढ़ने आता है, और प्रायः एक छात्र किसी बायस के साथ नहीं आता, एक छात्र एक खुले दिमाग के साथ आता है और एक पूरा सिस्टम को करप्ट बनाता है। तो ये जो करप्ट बनाने का पूरा प्रयास होता है, कैसे उसको जातिगत ढांचे में ढाला जाता है, कैसे उसकी सोच को इधर से उधर विचारधारा में बदला जाता है, और किस तरह से बड़े खेल उसके पीछे होते हैं जो हमें नहीं दिख पाते, क्या उसको दिखाया जा सकता है। तो कुछ अपने अनुभव, उसके बाद मैं राजस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी में दिल्ली में करता था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू के बीच में ना बहुत चक्कर काटे और ये समझने की कोशिश की कि 2016-17 का समय और मेरा साल 2000 का समय, इसके बीच में क्या फर्क है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें समझ में आती है, कौन सी ऐसी चीजें जो अब नहीं है उसको मैं जरूर दिखानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैसी की वैसी चली आ रही है और लोगों को समझ में आया कि इन चीजों को बदलना जरूरी है। और जब ये समझ में आया, मैं कहानी से बाहर हो गया अपने आप, और जब मैं कहानी से बाहर हो गया तो वो कहानी जो है हर किसी की कहानी बनने लगी जो कभी न कभी छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हो या जिसने दूर से भी छात्र राजनीति को देखा हो। नवीन, आपके इस उपन्यास में छात्र राजनीति और उस पर जातिवाद का बड़ा गहरा रंग बहुत अच्छी तरह से उभर कर आते हैं। ये वो समय है जब राजस्थान में छात्र राजनीति बहुत प्रखर थी। अब स्थितियां काफी बदली हुई लग रही हैं, राजस्थान में भी और देश में भी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये जो 80-90 के दशक की छात्र राजनीति को देख रहे थे, उसमें और आज की छात्र राजनीति में क्या परिवर्तन पाते हैं? ये सवाल मेरा उपन्यास से बाहर निकल कर है। तो मुझे सबसे बड़ा फर्क जो दिखा है वो आंदोलनों में कमी दिखी। पहले जो छात्र आंदोलन हुए हैं 90 के दशक का, मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे 7वीं 8वीं पढ़ता था उसमें एक आरक्षण विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ा छात्र आंदोलन माना गया। उसके बाद आप देखें तो जब परिवर्तन होना शुरू हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का जो समय था, इस समय में सरकारों की नीतियां बदलनी शुरू हुई और छात्रों की जो है शिक्षा की मांग को लेकर और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे छात्र ऊपर होकर आने शुरू। तो बहुत सारे आंदोलनों को आप देखें तो आंदोलन इस समय आगे शुरू हुए, छात्र नेताओं ने संघर्ष किए हैं, छात्र नेता सड़कों पर उतरे, पुलिस के टुकड़े इस संघर्ष का दौर था। इस संघर्ष में अधिकतर छात्र नेताओं जो आज बहुत बड़े नेता बने, उनकी कहानी देखो तो आपको उनके छात्र जीवन में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी जहाँ वो आगे बढ़ते हैं। 2005-6 के बाद से जब ये सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन का युग आना शुरू हुआ, ये आंदोलन जमीन से उठकर सोशल मीडिया पर चले गए। तो हैशटैग की क्रांति अब ज्यादा है और छात्र नेताओं को मैं अब ये देख रहा हूँ कि वो इस चीज की कोशिश कम कर रहे हैं कि छात्रों के बीच में जाए। उनकी कोशिश होती है कि वो छात्रों से ज्यादा नेताओं से अपने संपर्क को बनाए रखें। और ये अक्रॉस द पार्टी है, एक पार्टी का विषय नहीं है, अक्रॉस द पार्टी की बात होती। तो वो जो एक फर्क था, एक नेता संघर्ष करके खड़ा हो रहा है, जो जमीन से चीजों को समझ के खड़ा हो रहा है, वो फर्क होता मुझे इस समय नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारी समानताएं भी, बहुत सारी समानताओं में जब मैं देखता हूँ तो वो जातिवाद जो है आज भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं जा रहा था तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो जाट वर्सेस बिहारी वाला एक जो है बड़ा फॉर्म चलता है वहां पर। तो प्रांत और जाति, इन दोनों का प्रभाव आज भी वैसा ही दिख रहा है। जेएनयू के अंदर भी जो है आपको प्रांत का विचारधारा के साथ साथ प्रांत का प्रभाव भी नजर आता है, वो ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन नीचे 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 जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं तो किसी भी विचारधारा के बच्चे से आप बात कीजिए, वो प्रांत वाला प्रभाव थोड़ा बहुत आपको नजर आ जाएगा। ये चीज जो है, ये समानता अभी भी वहां पर दिखती है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा संघर्ष का मुझे भी लगता है कि छात्र आंदोलन एकमात्र, मुझे लगता है 2016 निर्भया का जो केस, 2012 निर्भया का जो केस हुआ था, तो उस निर्भया केस का मुझे इस हाल में एक अकेला मौका ऐसा दिखता है जब सारे छात्र संगठन उस केस को लेकर आंदोलन करने आए थे। आंदोलन का भले ही कोई चेहरा नहीं था, लेकिन छात्र संगठन उतरे। उसके अलावा ऐसा बहुत सारे मौके नजर नहीं आते जहाँ पे कुछ हुआ। अब एक सीधा सवाल करूं मैं इन सारी बातों को सुनते हुए, आपकी अपनी राय में क्या विद्यार्थियों को राजनीति से जुड़ना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए? और ये सवाल करते वक्त वो जो जेएनयू वाली जो सारी हमारी चर्चाएं हैं वो भी मेरे मन में कहीं पीछे उछल कूद कर रही हैं। तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि छात्रों को राजनीति से न जोड़ने का मतलब है कि हम भविष्य के लिए नेता नहीं तैयार करते। हमारे यहाँ अभी भी नेता तैयार करने का तरीका बड़ा अलग, बड़े अलग तरीके से हम नेता बनाते हैं। कहीं से जो है जाति का कौन बड़ा आदमी है या किसी बड़े नेता का बच्चा है, बहुत सारी चीजें चलती हैं उसके ऊपर में। लेकिन छात्र आंदोलन ने, जो हम अभी पहले आंदोलन की बात कर रहे थे, तो आप देखें कि बहुत सारे नेता हर पार्टी के अंदर
भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी से हो, आप देखें छात्र आंदोलनों से निकले हुए वो नेता भी, जिन्होंने कि बड़े-बड़े आंदोलन किए और विद्यार्थी होते हुए आंदोलन करते हैं और वहाँ से उनकी एक राजनीतिक समझ होती है, उस राजनीतिक समझ को समझते हुए वो अपने साथ के लोगों को प्रभावित करते हैं और एक आंदोलन की तरह आगे चलते हैं। भविष्य में वो नेता कैसा रहता है, ये अलग विषय हो सकता है चर्चा का। लेकिन उनकी शुरुआत जो है वो हमेशा एक बड़ी अच्छे उसके साथ हुई है और ये छात्रों का यहाँ पे योगदान मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को उसका हिस्सा होना ज़रूरी है। होना चाहिए। नवीन, आपके इन दोनों उपन्यासों में एक चीज कॉमन है और वो है राजनीति। पहले उपन्यास में जनता स्टोर में छात्र राजनीति है और ढाई चाल में बिल्कुल सीधे सीधे ही राजनीति है। तो एक सामान्य निष्कर्ष ये निकल सकता है कि राजनीति आपको बहुत प्रभावित करती है अपनी विषय वस्तु के चुनाव के लिए। जी सर। इस दूसरे उपन्यास की कुछ पृष्ठभूमि हमें और बता दें आप, ढाई चाल। दूसरे उपन्यास को लेके बड़ी उधेड़-बुन थी कि क्या हो विषय। एक मन में था कि क्या प्रेम कहानी लिखी जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप ब्रांडेड हो जाते हैं एक विषय के ऊपर ही लिखने पे कि क्या ये यही कर सकते हैं। लेकिन इसी उधेड़-बुन में देश में ये समय ऐसा था कि देश में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएँ हो रही थी, जिसको कि अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा था। उसको लेके बहुत विवाद। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि एक लेखक के तौर पे, निजी तौर पे मेरी राय जो भी हो, लेखक के तौर पे मैं कोशिश करूँ कि क्या मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से दिखा सकूँ, ताकि सभी पक्ष के लोग उसमें से एक सत्य को खोजने का प्रयास करें। तो जब इस सारे घटनाक्रम को देख रहा था, तो 2 घटनाएँ मेरे को उन्होंने बड़ा प्रभावित किया। एक था उन्नाव का रेप केस, उसको लेकर जिसके साथ मुलाकात की थी और दूसरा था मेवात में जो भूत को लेकर था ना, तो मुझे इन 2 चीज़ों ने बड़ा प्रभावित किया और उसके बाद मुझे लगने लगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इनको मिला दें। तो बहुत से पाठकों की उस समय माँग ये थी कि अरे जो प्रोटैगनिस्ट जनता स्टोर में गायब हो गया वो कहाँ है? तो फिर ऐसा लगा कि क्यों ना उसी प्रोटैगनिस्ट को भी ले आएँ, तो खुद के पाठक जुड़े हुए उनका जुड़ाव बना रह जाएगा और एक नई कहानी हम उन प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए बता सकते हैं। तो यहाँ से फिर मुझे लगा कि मेवात क्षेत्र और रेप केस की अगर बात की जाए तो किसी भी राज्य में राजनीति उसी तरह की होगी कि कोई भी पार्टी हो, अगर उन्नाव में जैसी राजनीति हुई तो हम अजमेर में भी वैसी राजनीति देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पार्टी से दूर है। राजनेता एक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को सिर्फ एक राजनीति के मुद्दे की तरफ देखता है और हम जनता उनके एजेंडा में कहीं फँस जाते हैं। तो हम कैसे फँसते हैं, राजनेता उस चीज़ को कैसे देखता है। मीडिया के अंदर मैंने काम किया हुआ है, मीडिया के पक्ष को लेके भी बहुत सारा सवाल उठता है कि एक पक्ष कहता है कि सत्ता से बिक गया, दूसरा पक्ष कहता है कि विपक्ष से बिका हुआ है। लेकिन मीडिया जो है मेरी समझ में ये तो एक कहानी आप समझ लीजिए कि कोई किसी के साइड है, लेकिन मीडिया का अपना एक व्यावसायिक पक्ष इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसको बाहर से समझ में नहीं आता और इस व्यावसायिक पक्ष को लोग नहीं देखते। तो उस व्यापक पक्ष को भी मैंने देखा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये भी एक सच्चाई है, पूरे देश की राजनीति में मीडिया, पुलिस और राजनेता, ये 3 किस तरह से पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर ये मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, एक-दूसरे के विरोधी हो जाए तो क्या कर सकते हैं। और हम जैसे आम लोग कैसे इनके प्रोपेगेंडा में दरअसल फँस के और इसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सोचते हुए फिर कहानी की शुरुआत की और फिर उस कहानी को लिखने में ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि इसको लेके मैं ग्राउंड पे ज़्यादा गया। एक पत्रकार मित्र के साथ में मेवात के इलाके में काफ़ी घूमा, कुछ गाँव में गया और वहाँ जो जिस तरह से तस्करी के मामले होते हैं, हथियार जिस तरह बनाते हैं वो देखा। राजस्थान के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से फिर हथियारों के बारे में थी और जानकारी पता की। उन्नाव को लेके कई चीज़ें सुनी थी, तो जब जिन दोस्तों से सुनी फिर वहाँ से मैं उस एरिया में भी घूम के आया, कुछ लोगों से बात की। मेरे पास उस समय इन सब केसेज़ को लेके कम से कम 100-150 के आस-पास अखबारों से क्लिपिंग्स पड़ी हुई है, जिनको कि मैंने समझने की कोशिश की कि विभिन्न पक्ष क्या कहता है, विभिन्न तरीके से ये काम कैसे इसको देखा जा रहा है और उसके बाद फिर ये कहानी। ठीक। ये आपके उपन्यास को पढ़ते हुए भी लगता है कि इसमें आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा है, जबकि जनता स्टोर में जो आपके अनुभव हैं, आपके निजी अनुभव, वो ज़्यादा हैं। ये जो दोनों राजनीति केंद्रित आपके उपन्यास हैं और आपने कहा कि एक ब्रांडिंग हो जाती है, ये जो बात आप कर रहे थे, तो क्या मैं ये मानूं कि आप अब इस राजनीति से बाहर निकलेंगे अपने तीसरे उपन्यास में? तो मुझे समझ मेरे पास इस समय 2 प्लॉट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें एक प्रेम कहानी का प्लॉट है और इन दिनों मैं अपने गाँव बिहार भी जाकर आया। तो बिहार में
जाता मैं रहा हूँ, लेकिन इस तरह से रहने का और गाँव को देखने का जो है मौका मुझे नहीं मिला। तो अब जब मैं गाँव को देखता हूँ, तो इतने समय से हम बहुत सारी बहसें देखते हैं सामाजिक न्याय से लेके और जातिगत राजनीति की। तो इस बार, और मेरा राज्य इसमें बहुत बदनाम है, काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, तो बिहार की हम बात करें। तो जब मैं गाँव जाके देखता हूँ, तो मुझे परिस्थिति प्रायः जो कागज़ों पे दिखती है, उससे अलग दिखती है। कुछ जातियों को लाभ हुआ, कुछ जातियाँ जो पहले भी जिस स्थिति में थी, आज भी उसी स्थिति में है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किस तरह से उनका जीवन बदल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद पूर्णतः राजनीतिक ना हो, लेकिन ये सामाजिक राजनीतिक जो है, प्लॉट के हम्म। आसपास वो रहेगा। और इसके अलावा आज बीच में हाँ, मेरे यहाँ भी ये ढोल वोल बजे हैं बाहर, तो कुछ शायद त्योहारों का समय है सर जी। त्योहार है, तो वो माहौल भी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ नवीन, वो लोग जो है मेरी बात सही खुश होकर बजा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नवीन, हिंदी लेखन को लेकर हिंदी के पाठकों की बहुत गहरी शिकायत की जाती है। ये कहा जाता है कि हिंदी में किताबें बिकती नहीं हैं और शायद पढ़ी भी नहीं जाती हैं। स्वाभाविक है कि अगर नहीं बिकती तो पढ़ी भी नहीं जाती हैं। दो उपन्यास लिखने के बाद आपका अनुभव हिंदी पाठकों को लेकर कैसा है? तो हिंदी में ये बड़ा अभी कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है, लेकिन ये एक तरफ से सच है कि बहुत कुछ नहीं लिखा जा रहा है, बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन एक दूसरा आता है कि जब ट्रांसलेशन आते हैं हिंदी में किसी प्रसिद्ध किताब के, तो वो ट्रांसलेशन जो है किसी ओरिजिनल किताब से ज्यादा दिख रहा है। तो इसमें ये सोचना, एक तरफ कहा जाए कि नहीं पढ़ते, दूसरी तरफ कहा जाए कि पढ़ा जा रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिखता है। अगर उसको एनालाइज करने की मैं कोशिश करूँ, तो एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, तो ये होती है कि नए लेखक को अपने आप को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आती है। आज भी राज दरबारी जो है, साल में जो मुझे पता है 50,000 कॉपी छपती है, तो 50,000 कॉपी अगर साल में छप रही है, तो 50,000 कॉपी बिक रही है। यानी साहित्यिक किताब जिनको नाम हो चुका है, वो बिक रही है, संख्या थोड़ी कम पैदा हो सकती है, तो विश्वास बनाने में भी समय लगेगा। जब डेवलप हो रही थी, तो वो एक साल से जो है उसका स्कोर अच्छा था, लेकिन जो बिक्री थी वो कम थी। लेकिन जब 2.5 साल आती है, तो जनता को पढ़ने के बाद पाठकों को जब विश्वास करता है, तो 2.5 साल आने के बाद 12 दिन में पहला पूरा एडिशन साफ हो जाता है। तो ये जो भरोसा, मुझे लगता है कि जब आप एक कंटिन्यूटी रखते हैं, आप लिखते चले जाते हैं, तो वो भरोसा पाठकों का बनना शुरू होता है। और दूसरा, मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जहाँ हिंदी साहित्य पीछे रहा। हिंदी के प्रकाशक भी पीछे रहे हैं मार्केटिंग के नाम पे। अब वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे फोटो डाल दो कि फलाने लेखक की किताब आ गई है, ये मार्केटिंग हो गई, इसके अलावा बुक फेयर चलेगा, ये मार्केटिंग हो गई। ऐसा नहीं। लेखकों को ब्रांड बनाने का प्रयास जिस प्रकार से अंग्रेजी के प्रकाशक करते हैं, वो हिंदी में नहीं दिखता। वैसे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ था और पेंगुइन के साथ था, तो उस समय जो कोशिश होती थी कि हम किताबों को मार्केटिंग के तौर पे जब देखना शुरू करते थे, तो दो चीजों में देखते थे कि क्या ये ऑथर बहुत बड़ा नाम है, तो उसका तो मार्केटिंग में तरह होगी, क्या ये विषय बहुत अच्छा है, और क्या ये ऑथर ऐसा है जो आगे जो है उसको बड़ा होने का स्कोप है। तो फिर हम ऑथर सेंट्रिक प्रोग्राम शुरू कर देते थे। हम किताब के विषय के बाद किताब के ऑथर को क्या हम कई लिटरेचर फेस्टिवल में भेज सकते हैं। हम 25 में नाम भेजते हैं, 2 में सिलेक्शन होता तो है, लेकिन क्या हिंदी में 25 ऐसा है कि आप आइडेंटिफाई करके विषय सजेस्ट करके, हम कई बार लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को अंग्रेजी में सजेस्ट करते थे कि आप इस विषय पे क्यों नहीं बात करते, आप इस विषय के ऊपर क्यों नहीं करवाते, और मैं आपको ऑथर दूंगा। तो यहाँ से जब हम वो ऑथर देते हैं, तो वो किताब की पिचिंग होती है, वो मार्केटिंग होनी शुरू हो जाती है। जब वो मार्केटिंग होती है, तो हिंदी का पाठक जो एक तो है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ता है हमारे आपके जैसे, तो वो अंग्रेजी ओरिजिनल पढ़ लेगा। लेकिन बहुत सारे पाठक हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में कंफर्टेबल हैं, या सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, वो उसका प्रचार सुनते रहते हैं। फिर वो इंतजार करते हैं कि कब अमित की किताब हिंदी में आ जाएगी, कब चेतन भगत की किताब हिंदी में आ जाएगी, कब देवदत्त पटनायक की किताब हिंदी में आ जाएगी, और उसके बाद वही किताबें जो है 50,000 से 1 लाख कॉपी भी हिंदी के अंदर बिक जाती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेखक और प्रकाशक दोनों को जो है मार्केट बढ़ाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पेंगुइन के अंदर पूरा का पूरा डिवीजन सेपरेट है, जो कि स्कूल के अंदर फोकस करता है। स्कूलों में जाके किताबों को पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता है, जिसका प्रमोशन होता है रिटर्न उतना बड़ा नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, अगर साल में एक किताब भी पढ़ लेते हैं, तो अगले साल उसको 2 किताबें पढ़ने की संभावना बन जाती है, और ये एक पाठक भविष्य का बनता है। ये अगर आप देखें, तो हिंदी में अभी कोई भी प्रकाशक ऐसा नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
कॉन्वेंट स्कूल है, उनकी शिकायत हो सकती है कि कॉन्वेंट स्कूल है वो हमें घुसने नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के प्रिंसिपल हिंदी नहीं बोलते, वहाँ के बच्चे हिंदी नहीं घर में बोलते हैं। क्या कोशिश ये की जा रही है, हिंदी अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन क्या हिंदी को भी साथ में इसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। दक्षिण भारत में जो अपनी वहाँ की राज्य की भाषाएं हैं उसका प्रमोशन होता है, वहाँ बच्चे 3 भाषाएं पढ़ते हैं, वहाँ वो एक अंग्रेजी पढ़ते हैं, एक अपने राज्य की भाषा पढ़ते हैं, तीसरा वो हिंदी संस्कृत जो भी लेना चाहें वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी तो लिटरेचर है, मलयालम लिटरेचर बहुत अच्छा काम करता है, आप हामी वहाँ की देखें तो उनका अपना अपना मार्केट में छोटे राज्य के हिसाब से अच्छा शेयर है। हिंदी का शेयर उस हिसाब से वैसा नहीं बन पाता है। हिंदी का जो शेयर है वो ज्यादातर जो हमारा आ रहा है लाइब्रेरी वाइज, ये जो मार्केटिंग वाला स्वभाव है ये मुझे लग रहा है कि बहुत कमजोर है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ये हो जाएगा। नवीन, ये सवाल मुझे लगता है मैं सिर्फ आपसे ही कर सकता हूं कि हिंदी में किताबों की मार्केटिंग हिंदी का प्रकाशक क्यों नहीं करता है? और मुझे लग रहा है कि एक प्रोफेशनलिज्म की कमी रही है बहुत ज्यादा। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी के जो ज्यादातर बड़े पब्लिशर हैं ये बाहर से आए एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ काम करते हैं, वहाँ सबकी नौकरी है, सबके क्यारे हैं, तो हर किसी को अपना क्यारे पूरा करना है। क्यारे के साथ जब वो काम करना शुरू करता है तो एक 5 साल 10 साल के विजन के साथ काम होता है। जब मैं हर साल में अपने 5 साल के विजन को लेकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और ये मुझे प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है कि हमने बनाया था अगले साल उस पर क्या हुआ, बदलाव होना है या हम इसी, और उसके साथ रेवेन्यू को जोड़ा जाता है। हिंदी में मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये पारिवारिक उपक्रम ज्यादा रहे और पारिवारिक उपक्रमों के अंदर ये होता है कि क्या परिवार के लोग भी शामिल हो जाएंगे। और खास जब मैं एमए कर रहा था तो उसमें जो है एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल आया था कि हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो उसमें बहुत से कुटीर उद्योगों का उदाहरण था कि एक उद्योग के अंदर परिवार के सब लोग लग जाते हैं जबकि उतनी आवश्यकता नहीं, और सबको काम करने का स्किल सेट उतना वो नहीं होता, वो स्किल सेट भी नहीं बढ़ता, वो बस इस बात से खुश होते हैं कि क्या अच्छा रेवेन्यू आ रहा है कि उनका काम चल जाए। तो मुझे, और इससे हो सकता है कुछ नाराज हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है और आप इससे बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, मुझे लगता है कि पारिवारिक प्रभाव हमेशा साथ जितने भी आप हिंदी के प्रकाशन देखें उनका रहा, और एक प्रोफेशनल के लिए वहां जगह नहीं रही। जिस प्रोफेशनल को क्यारे दिया जाए, उस प्रोफेशनल को फ्रीडम दिया जाए और उस 5 साल के विजन या 10 साल के विजन के साथ काम शुरू हो और वहां लेके जाया जाए, तो तुरंत प्रभाव वाली चीज पे काम होना शुरू होता है। और लाइब्रेरी बाइंग मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लाइब्रेरी बाइंग जो है वो एक मोटा मोटा रेवेन्यू सीधे सीधे प्रकाशकों को देता है। उनको पता है कि अगर हम अपने ऑफिस से बाहर ना निकले तो भी राग दरबारी इतनी बिकी जाएगी, मेला असल इतनी बिकी जाएगी, पेंटिंग की गोदाम तो इतनी बिकनी है, और ये एक बड़ा नंबर है अपने आप में जो कि खरीदा ही खरीदा जाना है, तो वो एक कंफर्टेबल नंबर दे देता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रोफेशनलिज्म अगर आए, बाहर से लोग लाए जाए और इस विजन के साथ काम हो कि क्या हम इतना नंबर अचीव कर सकते हैं, तो काम होना शुरू होता है। क्या आपको अभी उम्मीद की कोई किरणें नजर आ रही हैं हिंदी प्रकाशन में? तो उम्मीद, मैं हमेशा मतलब थोड़ा पॉजिटिव ही रहता हूँ, तो निराशा के बीच में कई बार निराशाजनक लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये चेंज तो दिखेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर ये परिवारों के द्वारा करवाए भी जा रहे हैं तो भी उनको कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है कि मार्केट ऐसा श्रिंक हो रहा है। अगर उस मार्केट को बनने की आवश्यकता है तो उनको कहीं नजर आ रहा होगा, प्रयास वो कर रहे होंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनका प्रयास ये ना हो कि चलो अब हिंदी बंद करके अंग्रेजी की तरफ चले जाते हैं, बस ये ना कर दें जैसा बहुत से हिंदी अखबारों ने किया है कि अच्छा हमारे यहाँ लोग हिंदी कम पढ़ रहे हैं तो हम एक अंग्रेजी का पन्ना डाल दें, ये ना होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ नई चीजें होंगी। अच्छा, अब दो सवाल एक साथ मेरे मन में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला तो ये कि क्या लेखक को भी अपने लिखे की मार्केटिंग करनी चाहिए? ये सवाल मैं खासतौर से आपको देखकर करने के लिए प्रेरित हुआ हूं, क्योंकि मैं बराबर फेसबुक पर आपको फॉलो करता रहा हूं और आप जिस कुशलता से अपने लिखे की मार्केटिंग करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में आप कहीं जनता स्टोर का प्रसंग ले आएंगे या आपका पूरा वाक्य 2.5 चाल पर जाकर समाप्त हो जाएगा। हिंदी का जो पारंपरिक लेखक है वो शायद इस बात को बहुत अच्छा नहीं मानता है। तो आप क्या सोचते हैं? सर तो मेरी कई बार मेरी आलोचना भी हो जाती है, तो अरे ऐसे थोड़ी हमको दुकानदार थोड़ी हमको चले जाएंगे बेचने के लिए, तो ये कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि काफी लोग ये मानते हैं, मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से इसलिए करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं भी होता तो भी मैं ये करता। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि एक, अगर आप
निष्पक्ष दृष्टि से बाहर से जब देखना शुरू करते हैं, तो कोई भी नया लेखक प्रसिद्ध कब होता है, जब लोग उसके पढ़े को पढ़कर कहने लगे कि अरे ये अच्छा लिखा गया। लेकिन वो पाठक तक जब पहुंचेगी ही नहीं किताब, तो वो पाठक कहेगा कैसे अच्छा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा तबका 2009 के बाद जब मैं ब्लॉगिंग शुरू की थी, धीरे-धीरे जुड़ता गया। एक ठीक-ठाक से 1,500 फॉलोअर्स मेरे साथ हो गए। अगर उन फॉलोअर्स को मुझ पे भरोसा था, उन्होंने किताब पढ़ी और आगे लोगों को कहा। अब इसमें कई बार लगता है कि अरे ये तो इसका मित्र है, ये तो कह ही देगा। तो क्या मैं अपनी किताब के बारे में आपको कुछ उत्सुकता जगा सकता हूँ? किसी भी नई चीज़ के बारे में जब तक वो उत्सुकता नहीं जगेगी, आप उसको उठाएँगे नहीं। और उठाने के बाद मेरी मार्केटिंग से किताबें नहीं बिकेंगी। सबसे बड़ा ये भ्रम है कि सिर्फ मार्केटिंग से किताबें बिकती है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक अवेयरनेस और इंटरेस्ट जगाती है। ये मार्केटिंग का काम है। मैं जब किसी भी घटनाक्रम से अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच या वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच में हो जाता है, तो मेरे कोई ना कोई मुख्यमंत्री पात्र उनसे मिल जाता है। ये राजनीतिक घटनाक्रम मुझे लगता है कि अरे ये तो किसी भी पार्टी का है। क्या मेरा उस घटनाक्रम में लोगों को रुचि आ रही है, तो क्या मैं उनको बता सकता हूँ कि क्या इस कहानी में पढ़ोगे तो और कितना मजा आएगा? तो मैं उससे जोड़ देता हूँ। उसको पढ़ने के बाद अगर कोई ये कहता है कि किताब पसंद नहीं आई, तो यकीन मानिए मैं कितनी मार्केटिंग कर लूँ, वो किताब जो है उस गति से नहीं बढ़ेगी जिस गति से वो बढ़ती है। जब तो पढ़ने के बाद लोग ये कहना शुरू करते हैं कि ये पसंद आई, तो ये पसंद, लेकिन उनको ये कहने के लिए किताब का उन तक पहुंचना आवश्यक है। तो प्रकाशक की तरफ से उतना काम नहीं हो रहा। और एक बार प्रकाशक को भी यहाँ मैं पूरा दोष नहीं देता, क्योंकि प्रकाशक के पास जो है साल भर की 200 किताबें हैं बीच में से, वो जिसको मार्केट करेगा। तो आपको उन 200 के बीच में आपको भी जगह बनानी है। 200 तो एक प्रकाशक की है, तो कितने प्रकाशकों की साल में किताबें आ रही है, उसको तो आपको अपनी जगह बनानी है। तो अगर आप ही अपनी चीज के बारे में ठीक से बात नहीं करें, मतलब हम जब नौकरी करते हैं, हम किसी बड़े पद पे होते हैं, तो कितने गर्व से बताते हैं कि नहीं मैं तो फलाने पे हूँ, मेरा बेटा इस पद पे है और ये मेरा भाई इस पद पे है। वो भी तो आप बता रहे हैं ना, वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। वाह तो वाह। इस बात को कि मैंने किताब लिखी, इसका विषय ये है, तो उसको बता दिया जाए और फिर पाठकों पे छोड़ दिया जाए कि भाई पाठक उसको पसंद करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कुछ एक एक चीज पर मेरा और मानना है कि पाठकों तक अगर एक अच्छी किताब लिखी गई है और वो पाठकों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, तो इसका दोषी जो है, हम सब दोषी हैं। हम पाठकों तक अच्छी चीज ना पहुंचने के दोषी हैं कि लेखक के तौर पे, और हम शिकायत नहीं कर सकते कि पाठक अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, क्या इन दोनों किताबों को लेकर हिंदी पाठकों से आप कितने संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि संख्या और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से भी मैं काफी हद तक संतुष्ट हूँ। कारण ये कि जनता स्टोर में संभवतः इतना नहीं हुआ, लेकिन ढाईचाल का जब रिव्यू आने शुरू हुए, तो ढाईचाल में जनता स्टोर में मेरे पास महिला पाठक बहुत कम, जिन्होंने, क्योंकि राजनीति है, नहीं पढ़ा। लेकिन संभवतः वो मेरी 3 साल की जो मार्केटिंग है, उसको करते करते उनको कोई रुचि आ गई कि यार ये आदमी कर क्या रहा है, क्या लिख रहा है ऐसा, इसको रोज मुझे दिखता है। और ढाईचाल में महिला पाठक बहुत ज्यादा आई, और उनमें से मेरे को 20-25 लोग तो अभी नाम से याद है, जिन्होंने ये लिखा कि हमने इससे पहले राजनीति नहीं पढ़ी और तो पढ़ के मजा आ गया और कई चीजें नए तरीके से सोचने का मौका मिला। तो ये मुझे लगता है कि ये फर्क आया है इसके अंदर। तो वो जो फर्क आ सकता है, वो मुझे लगता है कि ठीक है। तो वो संतुष्टि है कि राजनीति जैसा विषय जो कि हिंदी में कम पढ़ा जाता था, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ेगी। अच्छा नवीन, एक सवाल और, मैं थोड़े संकोच के साथ और थोड़ी ईमानदारी से, दोनों का मिला जुला ये मामला है। हिंदी में मैं पाता हूं कि साहित्यिक और साहित्येतर लेखन के बीच एक बड़ी दीवार है। एक दुनिया साहित्यकारों की है जिसकी भाषा की चर्चा आपने प्रारंभ में की थी कि वो बड़ी क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ और वैसी भाषा लिखते हैं, और हिंदी का साहित्यकार आज भी लगभग वैसी ही भाषा लिखता है। उसका कथानक भी उसी मंथर गति से चलता है, और वो सोचता है वो बहुत बड़ी और बड़ी महान बात कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो आप लोगों की पीढ़ी है, जिसमें नई हिंदी वाले भी लेखकों को मैं जोड़ लूँ, आप भी, मैं तो नई हिंदी वाले लेखक ही आपको मानता हूँ। एक तरफ आपकी दुनिया है जिसे पढ़ा खूब जाता है, लेकिन वो जो साहित्य वाली दुनिया है, वो मुझे लगता है कि अपने चूल्हे चौके में आपको नहीं घुसने देना चाहती है। इस परिदृश्य को आप किस तरह देखते हैं? सर, ये जो आपने बीच में कहा था कि हिंदी अंग्रेजी का जो फर्क है, वो फर्क और हिंदी पढ़ने में कई बार क्या दिक्कत है, मुझे लगता है ये एक दिक्कत है। यहाँ पे हिंदी एक भाषा है, और उस भाषा को, और किसी भी कहानी को कहने का या भाषा को बोलने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें कि कृष्ण भाषा की भी बात हो सकती है, जहाँ पे कि एक साधारण तरीके से बात कही जा सकती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं।
मूल चीज है क्या पाठक पढ़ते हैं और हमारे ज्यादातर लोग किस तरह के हैं। तो आप किसी प्रोडक्ट को भी जब इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला जो है हर आदमी नहीं करता। उसी आयु वर्ग में अलग अलग चीजों को अलग अलग लोग पसंद करते हैं। किसी को न्यूटन जैसी फिल्म पसंद आती है, किसी को जो है गोविंदा पसंद आता है। तो गोविंदा वालों को हम आप काट नहीं सकते और न्यूटन वालों को भी, तो दोनों का अपना महत्व है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। और एक अगर फिल्म देखने का शौकीन है तो वो कल को जब फिल्म देखते देखते एकदम से लगेगा कि गोविंदा बहुत देखा, न्यूटन जैसी फिल्म देखी सोचते हैं या आर्टिकल 15 जैसी देखते हैं, तो वो सेगमेंट भी वहां आता है। और ये साहित्य के केस में भी काफी आलोचना जब इनकी चेतन भगत को भी इसको अंग्रेजी में देखे हुई काफी ज्यादा। और अगर आप देखें तो अंग्रेजी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हिंदी को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि चेतन भगत जैसा लेखक आया जिसने इतने सारे पाठक पैदा कर दिए। और चेतन भगत का अधिकतर पाठक हिंदी वाले थे जो कि सरल अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे, उनको सरल अंग्रेजी समझ में आती है, उनको पढ़ने का टेस्ट डेवलप होता है। मैंने स्कूल कॉलेज में कुछ किताबें जो अपने कोर्स की मजबूरी कहें उसको कि मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने किताबें नहीं पढ़ी। और मुझे बहुत समय के बाद जो किताब मैंने एक पढ़ी थी नॉन फिक्शन की, किशोर बियानी की, जिन्होंने बिग बाजार बनाया, वो नॉन फिक्शन था, मेरा बिजनेस सेगमेंट था, मैंने उनको पढ़ा कुछ की किताबों को। और चेतन भगत का बीच में ऐसा नाम सुना कि मैंने कहा यार पढ़ के देखो। पढ़ा मैंने, मुझे बहुत मजा आया पढ़ के। फिर मैंने चेतन भगत की 2-3 किताबें पढ़ी, 3 किताबों के बाद में ऊब गया, मुझे लगा कि एक ही जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। और दूसरा एक मैच्योरिटी का फर्क होता है। जब मैं उनको पढ़ रहा था तो मेरी आयु कम थी, उस आयु में मेरा कनेक्शन जो है उन चीजों से ज्यादा बैठा था जो वो लिखी। जैसे मेरी आयु बढ़ती है, मेरे आसपास का परिदृश्य बदलता है, मेरा विचार चेंज होना शुरू होता है। उसके बाद में और किताबें ढूंढता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि अरुंधति रॉय की किताब उनको बुकर मिला, उसको पढ़ के देखूं उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद में शोभा डे को ढूंढता हूँ, उसके बाद जो है मैं गंभीर उससे जाता हूँ पुस्तकों को। फिर मुझे लगता है कि नॉन फिक्शन मुझे पढ़ना चाहिए कि जो देश की राजनीति है, राजनीति मेरा विषय है, तो मैंने प्रायः जो है इंदिरा गांधी के ऊपर पढ़ा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ा, राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में पढ़ा। तो ये जो चीजें हैं फिर मेरी उम्र के साथ और मेरी समझ के साथ, तो ये चेतन भगत ने अगर पढ़ने का शौक दोबारा में जगाया होता तो ये ना होता। हिंदी में भी मुझे लगता है इस चीज को स्वीकार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर कि आप चलता हूँ हिंदी में नहीं लिख सकते, आम भाषा के ऊपर नहीं लिख सकते। अगर आप कोई मिथ्या कथा लिखेंगे, पौराणिक कथा होगी, तो वहां के शब्दों का चयन अलग होगा। और मैं जिस युग की बात कर रहा हूँ वहां के शब्दों का चयन अलग होगा। तो मैं जब भी प्रेम कहानी लिखूंगा वो भाषा ये नहीं होगी कि मैंने राजनीति में इस्तेमाल की। राजनीति वाली किताबों में मेरी इस्तेमाल की हुई भाषा काफी हद तक अखबारी भाषा है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति को लोग उस तरह से ज्यादा देखते हैं। ये बहुत चुना हुआ वो था कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग हमारे देश में राजनीतिक अखबारों से जानते हैं। तो मेरी भाषा जो है मैं मानता हूँ कि कुछ अखबारों की भाषा के आसपास होता है। अब ये जो पाठक वर्ग हम क्रिएट करते हैं, ये पाठक वर्ग भी एक दिन मुझसे उबेगा अगर मैं नया नहीं दूंगा। नया देता रहा मुझसे बोलेगा, नया नहीं दूंगा मुझसे उबेगा, वो कुछ नया पढ़ना चाहेगा। और जब उसकी समझ बढ़ती है वो साहित्यिक दिशा में भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक साथ चलने वाली चीजें हैं और एक दूसरे के पूरक। गंभीर साहित्य पढ़ने वाले लोग भी कभी कभी चाहते हैं कि कुछ जो है पढ़े अच्छा लेकिन फटाफट मजेदार वाला हो, पढ़ते हैं उसको। मेरी किताब को जो है साहित्य पढ़ने वालों ने भी पसंद किया। उसका कारण बड़ा मुझे लगता है कि आसान ये रहा कि भाषा तो फास्ट पेस और मजेदार वाली थी, तो वो मजा तो आता है, लेकिन साथ साथ जो वो उसमें देखते हैं कि क्या सामाजिकता है, क्या गंभीर मुद्दे हैं, तो जातिवाद, बलात्कार, मीडिया का इस्तेमाल, ऐसे गंभीर मुद्दे जिनसे समाज जूझ रहा है वो भी उनको मिलता है। तो उनको लगता है कि गंभीर मुद्दा जो है, मेरे मित्र हैं पुष्य मित्र जी जो एडिटर हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारी किताब में मुझे ये लगता है कि मुद्दे की बात होती है और मजेदार तरीके से। तो ये भी सेगमेंट है हमारे पास। तो ये जो पाठक हैं बढ़ते जाएंगे अगर हम सब लोग इकट्ठा करते हैं। ये नवीन आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत जोरदार बात कही है। और जब आपकी ये सारी बात मैं सुन रहा था तो मुझे भी अपनी किशोरावस्था याद आ रही थी। हम लोग उस जमाने में, मेरे जमाने में गुलशन नंदा बड़े लोकप्रिय थे। उनसे पहले पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं, कुशवाहा कांत और प्यारेलाल आवारा बड़े लोकप्रिय थे। लेकिन उन सबके 3-4 उपन्यास पढ़ने के बाद आपको लगता कि जैसे आप उसी को फिर से दोहरा रहे हैं और फिर आप उससे बाहर निकलते हैं, आप प्रेमचंद की तरफ बढ़ते हैं, आप प्रेमचंद से बाहर निकलते हैं, जैनेंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जैनेंद्र से बाहर निकलकर अज्ञे की तरफ बढ़ते हैं। तो पाठक का भी एक विकास होता है, लेकिन कहीं वो शुरुआत तो हो।
तो ये मुझे भी लगता है कि जो नया हिंदी लेखन हो रहा है, जिसको लोकप्रिय और जो बेस्ट सेलर की लिस्ट वाला लेखन है, वो हमारे लिए एक पाठक वर्ग तैयार कर रहा है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे पास पाठक नहीं है। तो इनका बड़ा योगदान ये तो है ही। और दूसरी बात आपने जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है ये बड़ी साधना से ही अर्जित हो पाती है कि आप राजनीति पर लिख रहे हैं, आप सामाजिक संरचना पर लिख रहे हैं, लेकिन मजेदार ढंग से लिख रहे हैं। और ये मुझे लगता है तब संभव होता है जबकि आपकी अपने विषय पर पूरी पकड़ हो। आप केवल किताब पढ़कर उस तरह से नहीं लिख सकते, आप उसको पूरी तरह आत्मसात करते हैं, तब आप उसको सरल बनाकर लिख सकते हैं। हजारी बाबू ने शायद कभी ये कहा था कि सरल लिखना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल लिखना बहुत आसान होता है। तो ये जो आप जैसे लोग जो सरलता से अपनी बात कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें उनका अभिवादन और अभिनंदन करना चाहिए। आपके साथ बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और क्रेडेंट टीवी के लिए मुझसे बात करने का समय निकाला। उम्मीद करते हैं कि फिर कभी ऐसा संयोग जुटेगा और हम लोग और बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।